नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो एमएड और एमए एजुकेशन के लिए अगली प्लेलिस्ट के तहत आज हम समान संभावना के उपयोग के बारे में बात करेंगे। और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो देखते हैं आगे क्या है। शिक्षा, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र के अधिकांश चर सामान्य संभावना वक्र के रूप में वितरित होते हैं। सामान्य संभावना वक्र के उपयोग, यूजेस ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, उपयोग बता रहे हैं। इसलिए इस वक्र का उपयोग इन क्षेत्रों की व्यवहारिक समस्याओं के समाधान में किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में इसका उपयोग मुख्यतः निम्नलिखित समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। किसकी समस्या के समाधान के लिए किया जाता है? तो पहला है किसी समूह के औसत को ही मध्यमान कहते हैं। ठीक। यम, प्राप्तांकों के अधिक या कम पाने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करने के लिए। दूसरा, किसी समूह में दिए गए दो प्राप्तांकों के मध्य अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करने के लिए। तीसरा, किसी समूह में किसी विशेष स्थिति वाले छात्रों के लिए प्राप्तांक सीमाएं ज्ञात करने के लिए। चौथा, किसी परीक्षण के विभिन्न प्रश्नों का कठिनाई स्तर ज्ञात करने के लिए, यानी डीवी यानी कठिनाई स्तर, डिफिकल्टी, इसके लिए ज्ञात करने के लिए भी एनपीसी का उपयोग करते हैं। पांचवा, किसी समूह को इस प्रकार के कुछ उपसमूहों में विभाजित करने के लिए कि प्रत्येक उपसमूह में योग्यता का प्रसार बराबर रहे। तो ये 5 उपयोग हैं। वैसे उपयोग उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता, तो फिर भी लेकिन याद कर लीजिए। आगे देखते हैं। लिए गए प्रत्येक उपसमूह में योग्यता का प्रसार, रेंज ऑफ एबिलिटी बराबर रहे। सामान्य संभावना वक्र में से उपयुक्त समस्याओं के हल प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम छात्रों के मूल प्राप्तांकों को जेड प्राप्तांक, जेड स्कोर अर्थात सिग्मा मान में बदला जाता है। मूल प्राप्तांकों को जेड प्राप्तांकों अथवा सिग्मा मान में बदलने के लिए नीचे लिखे सूत्र का उपयोग करते हैं। तो जेड स्कोर को ही सिग्मा वैल्यू कहते हैं। इसका सूत्र होता है एक्स माइनस एम अपान सिग्मा, से यक्स बराबर मूल प्राप्तांक और यम बराबर समूह का मान। तो जैसे तो प्रश्न पूछा जाता है, तो जैसे पूछेगा जेड स्कोर क्या होगा। ठीक। तो इस तो इसके लिए जेड स्कोर निकालने के लिए किन्हीं इनमें से किन्हीं 3 का मान दिया रहेगा और आप आसानी से निकाल देंगे। इस पे सवाल भी आया हुआ है, तो यक्स का मान उसमें प्रश्न में दिया रहेगा। ठीक। और यम का मान भी दिया रहेगा। ठीक। यम का मान दिया रहेगा और सिग्मा का मान भी दिया रहेगा। ठीक। तो इन सब का मान दिया रहेगा, तो उसमें रखना है 10 माइनस 2 पाँच 2 8 बटा 2 4। तो इस प्रकार आपका जेड का मान आ गया 4। तो इस प्रकार इससे बहुत ही सरल सवाल पूछे जाते हैं, बस आपको मान रखना है। यह 4 अज्ञात समीकरण है और 4 अज्ञात समीकरण में किसी एक का भी मान ज्ञात करने के लिए 3 अज्ञात समीकरणों के मान का पता होना जरूरी रहता है। तो जैसे एक यक्स है, एक यम है, एक सिग्मा है, एक जेड, ये 4 अज्ञात प्राप्तांक है। जैसे अब जेड का मान ज्ञात करना है किसी, तो इसमें किसी 3 का मान आपको पता होना चाहिए। यक्स, यम, सिग्मा, ये हो गया। इसी प्रकार यदि आपको सिग्मा का मान ज्ञात करना है तो जेड का, यक्स का, यम का मान, 3 का मान पता रहेगा तो आप कर सकेंगे। ठीक। तो आगे चलते हैं। आगे का पॉइंट, जेड प्राप्तांक का मान ऋणात्मक तथा धनात्मक दोनों हो सकता है, यह आपको याद करना है। ठीक। तो यही डायरेक्ट पूछा जाता है। यदि जेड का मान ऋणात्मक होता है तो यह मान संभावना वक्र के मध्यमान के बाईं ओर स्थित होता है।
मतलब एनपीसी के लेफ्ट साइड होता है, और यदि धनात्मक होता है तो इसका मान मध्यमान के दाईं ओर स्थित है, यानी मध्यमान एकदम बीचों बीच होता है, उसके राइट साइड होता है। ये मध्यमान है, ठीक। तो ये इधर वाला पॉजिटिव, इधर वाला निगेटिव। संबंधित तालिका से प्राप्त प्रतिशत मान हमेशा मध्यमान और सिग्मा के मान के मध्य आने वाले प्राप्तांकों का प्रतिशत मान होता है। यदि हम उपरोक्त समस्या हल की विशिष्ट विधियाँ स्पष्ट ज्ञात कर देते हैं। तो अगला पॉइंट क्या, तो यहाँ से केवल आपको यही याद रखना है कि एनपीसी के दाएं साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड निगेटिव, और जेड का मान धनात्मक ऋणात्मक दोनों होता है। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं। किसी समूह में किसी प्राप्तांक से अधिक या कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करना। तो यहाँ से कुछ नहीं पूछा जाता। आगे चलते हैं, तो आगे देखते हैं यहाँ पे क्या ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपसे विषमता, वक्रता, विषमता, कोटोसिस और स्क्यूनेस, यह दोनों बहुत ही ज़रूरी हैं। यहाँ से हर बार प्रश्न आते हैं। तो यहाँ इसमें देखते हैं क्या लिखा है। समान संभावना वक्र एक आदर्श स्थिति है। व्यावहारिक रूप से जब आंकड़ों को वक्र के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो यह समान संभावना वक्र की आकृति का न होकर उससे कुछ भिन्न होता है। इस भिन्नता को मुख्यतः दो रूपों में देखा और मापा जाता है, एक वक्र की आकृति के रूप में और दूसरे मध्य बिंदु को दोनों ओर के प्राप्तांकों के वितरण के रूप में। सांख्य में इन्हें वक्रता और विषम, क्रमशः वक्रता एवं विषमता कहा जाता है। क्रमशः वक्रता एवं विषमता कहा जाता है, ठीक। मतलब क्या कहा जाता है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। समान संभावना की एक आदर्श स्थिति है। व्यावहारिक रूप से जब आंकड़ों को वक्र के रूप में प्रदर्शित करें, वक्र के रूप में प्रदर्शित करेंगे तो यह समान संभावना वक्र की आकृति का न होकर इसमें कुछ भिन्न होते हैं, कुछ भिन्न हो जाते हैं। इस भिन्नता को मुख्यतः दो रूप में देखा जाता है। तो अगर यहाँ पीसी बनाएंगे तो इसको दो रूप में हम देखेंगे। एक वक्र की आकृति के रूप में, एक कैसा आपको वक्र की आकृति दिख रही है, घंटाकार दिख रही है ना, तो ये वक्र की आकृति के रूप में हो गई। और दूसरे मध्य बिंदु को दोनों प्राप्तांकों के वितरण के रूप में। अगर मध्य बिंदु ये होगा तो इधर कितना कैसा प्राप्तांक, कितना प्राप्तांक रहेगा, और इस साइड कितना, लेफ्ट और राइट साइड कितना कैसा प्राप्तांक रहेगा, इस रूप में हम देखते हैं। तो इन्हीं को क्रमशः वक्रता और विषमता कहते हैं। मतलब आकृति वाला बस वक्रता हो गई, और प्राप्तांक दोनों और आवृत्तियों की वितरण वो विषमता हो गई, मतलब कितना विषम है। अब वक्रता की बात करते हैं। वक्र के चपटेपन या नुकीलेपन को वक्रता कहते हैं। यह आपका एनपीसी है। वक्र के चपटेपन या नुकीलेपन, ये इधर यहाँ पे चपटा रहता है ऐसे, ठीक, या नुकीला रहता है, इसी को वक्रता कहते हैं। बहुत अधिक चपटे और अल्पवक्रीय प्लेटिकुर्तिसिस कर्व कहते हैं। बहुत अधिक चपटे वक्र को अल्पवक्रीय वक्र प्लेटिकुर्टिक वक्र कहते हैं। तो बहुत चपटे रहते हैं जो, उन्हें प्लेटिकुर्टिक वक्र कहते हैं। तो इसका चित्र देखते हैं पहले। तो ये देखिए आपका यह वक्र एक है, पहला वाला, बहुत अधिक चपटा है। तो बहुत अधिक चपटे वक्र को अवलोकरी प्लेटिकोटिक वक्र कहते हैं। ये तो चित्र नंबर 1 हो गया। और मध्य स्तर के चपटे वक्र को सामान्य वक्री वक्र मीजोकोटिक वक्र, मीजोकोटिक वक्र चित्र भी देखते हैं। तो ये वाला है सामान्य है, ये सामान्य वक्री वक्र, मीजोकोटिक वक्र। उसके बाद तीसरा है बहुत नुकीले वक्र को महावक्री वक्र, लेप्टोकोटिक वक्र, महावक्री वक्र, लेप्टोकोटिक वक्र। यह तीसरा वाला चित्र देखिए, ये ए हो गया है,
ये बी हो गया है और ये सी हो गया है। ठीक, तो महावक्री वक्र प्लेटोकोटिक वक्र है। महावक्री वक्र के दोनों सिरों की अपेक्षा वक्र के मध्य में बहुत अधिक प्राप्तांक आवृत्तियां होती हैं। तो यह क्या कह रहा है, यहाँ पे मध्य में बहुत अधिक प्राप्तांक होंगे, यहाँ पे मध्य में यहीं पे सारे प्राप्तांक होंगे। और इसमें देखते हैं तो यहाँ ऊपर तो कुछ नहीं है ना, लेकिन यहाँ पे ऊपर तक चला गया है, यहाँ पे ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर तक चला गया है, मध्य में ज़्यादा प्राप्तांक होंगे। और यहाँ देखिए यह मेल लाइन से एकदम नीचे है। ठीक, और बी वाले में देखते हैं यह तो सामान्य साधारण जो हम साधारणतः बनाया ही जाता है, हम लोग यही ज़्यादातर बनाते हैं, इसी को लेके चलते हैं। और ये वाला एकदम बीच में नुकीला हो गया है। अब आगे देखते हैं किसी वक्र की वक्रता का पता लगाने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। हाँ, ये सूत्र भी याद कर लीजिएगा, ये डायरेक्ट सूत्र ही पूछ लेता है, बाकी ये तो पूछा गया है, तो इसे जरूर याद करें। इसका मतलब क्या होता है, क्यू वक्रता गुणांक, क्यू चतुर्थांश विचलन क्यू बराबर Q3 माइनस Q1। और यह भी याद करिए क्यू बराबर Q3 माइनस Q1, ये भी पूछा जाता है। पिन कहीं भी पिन 90 लिखा हो तो उसका मतलब होता है 90वां शतांक, P10 लिखा है तो 10वां शतांक। ठीक, उसके बाद आगे आते हैं, जब KU का मान 0.263 से कम हो तो यह अल्पवक्रीय होता है, यानी ये वाला चित्र होता है। और जब इसका मान 0.26 होता है तो यह सामान्य वक्रीय, अब यानी ये वाला। और जिसे सामान्य संभावना वक्र कहते हैं, सामान्य संभावना वक्र कहते हैं, इसी को सामान्य संभावना वक्र कहते हैं। जहाँ जहाँ पेंसिल से अंडरलाइन है उसे आप लोग लिखते जाइएगा, इम्पॉर्टेंट है। मतलब यह 0.263, इससे कम वाला ये हो तो इससे ज़्यादा वाला ये होगा। और जब इसका मान 0.263 से अधिक होता है तो इसे महावक्री वक्र कहा जाता है। आगे आते हैं, विषमता की बात करते हैं। तो विषमता से तात्पर्य वक्र के किसी मध्य बिंदु के दोनों प्राप्तांकों आवृत्तियों के वितरण से होता है। इसे वक्र की कुकुत्ता भी कहते हैं। विषमता का ही अन्य नाम कुकुत्ता है, यानी इसके दो नाम हो गए, विषमता, दूसरा कुकुत्ता। तो दोनों याद रखे रहिएगा। यदि प्राप्तांक आवृत्तियों के वक्र मध्य बिंदु के दोनों ओर समान रूप से वितरित होते हैं तो उसे सममित वक्र सिमेट्रिकल कर्व कहते हैं। जैसे कर्व वाई, तो कर्व वाई यहाँ पे देखिए आप लोग, ये कर्व वाई है, यही कर्व वाई है, वक्र वाई या कर्व वाई। तो समान रूप से अगर बीच से काट दिया जाए, ऐसे काट, तो दोनों ओर समान रहेगा। समान इधर भी है, इधर भी, दोनों साइड से एक समान दिखाई दे रहा है ना। तो यदि प्राप्तांक, तो वक्रवायु हो गया। उसके बाद यदि प्राप्तांक आवृत्तियों मध्य बिंदु के बाएं या दाईं ओर अधिक होते हैं तो उसे विषम वक्र कहते हैं, नॉन सिमेट्रिकल कर्व। विषम वक्र कब होगा, तो विषम वक्र कब होगा, तो यहाँ देखिए ये वाला वक्र यक्स है और वक्र जेड, बीच वाला तो सही है, लेकिन विषम विषम अगर बीच से इधर उधर हो गया तो यह विषम वाला हो जाएगा। विषम वक्र धनात्मक और विषम वक्र ऋणात्मक। जैसे वक्र यक्स और जेड, यदि आवृत्तियां मध्य बिंदु के बाईं ओर अधिक वितरित होते हैं उसे धनात्मक वक्र, पॉजिटिव स्क्यूनेस, मतलब गलत बन गया, मतलब इधर इधर साइड ज़्यादा झुक गया है। ये होते हैं मध्य बिंदु के बाईं ओर अधिक वितरित है,
मध्य बिंदु बाईं ओर अधिक वितरित होती हैं तो उसे धनात्मक पॉजिटिव कहते हैं। पॉजिटिव से लेफ्ट साइड, लेफ्ट है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और राइट है, और अगर राइट है, राइट साइड हो गया तो निगेटिव हो जाएगा, मतलब उल्टा। लेफ्ट हैंड वाला पॉजिटिव हो जाएगा और राइट हैंड वाला निगेटिव हो जाएगा। ठीक, जैसे वक्र यक्ष में, तो वक्र यक्ष जो अभी हमने दिखाया था, वे फिर ले चलते हैं। और यदि आवृत्तियां मध्य बिंदु के दाईं ओर अधिक वितरित होती हैं तो उसे ऋणात्मक विषमता, निगेटिव स्क्यूनेस कहते हैं, जैसे वक्र जेड। तो यहाँ पे देखिए, यह वक्र एक्स, वक्र जेड। तो इधर साइड है, इधर साइड ज़्यादा सब दिखाई दे रहा है, इधर साइड ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो मैंने क्या, दाहिने साइड हो गया तो निगेटिव, उल्टा, उल्टा। और उसके बाद वैसे ही इधर, इधर साइड ज़्यादा दिखा है, लेफ्ट यानी निगेटिव, उल्टा सोचेंगे, उल्टा। जैसे दाहिना हाथ कोई पॉजिटिव मानता है तो दाहिने हाथ को का निगेटिव रह जाएगा, लेफ्ट को कोई निगेटिव मानते हैं तो लेफ्ट हैंड वाला पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये किसी वक्र की विषमता गुणता को ज्ञात करने के लिए सूत्र का प्रयोग, ये सूत्र भी आया है, एस के बराबर 3 मीन माइनस मीडियन अपान सिग्मा। यम ये मीन होता है, यानी माध्य, मध्यमान एक ही नाम है, औसत इसके 3 नाम है, माध्य, मध्यमान, औसत, मीन। ठीक, यम से। और एम डी, मीडियन को 60 में एम डी लिखते हैं, मीडियन, मीडियन को 60 में एम डी रखते हैं, और नीचे अपान सिग्मा। यस क्यू विषमता गुणांक, एम मध्यमान, एम डी मध्यांक, मीडियन, सिग्मा मानक विचलन। जब यस के का मान 0 होता है तो वक्र सममित होता है, और इस वक्र को समान संभावना वक्र कहते हैं। जब 0 से बड़ा होता है वक्र धनात्मक होता है और विषम होता है, और जब 0 होता है तो वक्र ऋणात्मक विषम होता है। 0 कब होगा, मतलब ये वाला चित्र देखिए, बेज वाला, तो इसमें स्क्यूनेस 0 हो जाएगी। तो ये वाला पूछता है समान संभावना करके स्क्यूनेस का मान 0, डायरेक्ट 0 देखना है आपको, 0 ही याद रख लेना है, बाकी ये वाला नहीं पूछा जाता। ठीक, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, इसके मान 0 होता है तो सममित सिमेट्रिकल होता है, तो इसी को सिमेट्रिकल कहते हैं, सममित है। ये दोनों साइड है ना, दोनों साइड वितरित है समान रूप से, सिमेट्रिकल है। ठीक, इस वक्त का समान समान वक्त एनसी कहते हैं, इसी को एनपीसी ही कहते हैं। आप एनपीसी चैप्टर का नाम भी एनपीसी है, और इसी को एनपीसी कहते हैं। और इसके लिए इसकी एस के बराबर 0, एस के बराबर स्क्यूनेस, एस के गलत हो गया, एस के बराबर 0। ठीक, तो इसे आप लिख लीजिएगा। उसके बाद जब 0 से बड़ा होता है तो वक्र धनात्मक होता है, धनात्मक विषम होता है। धनात्मक तो ये वाला है ना, तो ये 0 से बड़ा होगा और ये 0 से छोटा होगा। वक्रता विषमता के कारण है, विषमता के क्या कारण है। अनुसंधान में प्रयोग किए गए आंकड़े सामान्यतः सामान्य आवृत्तिवत नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से विचलित होते हैं। इन आंकड़ों का विश्लेषण करने एवं तत्संबंधी भविष्यवाणी करने में अनुसंधानकर्ता को सावधानी रखने की आवश्यकता है। इसके लिए उसे भी समानता से विचलन होने के लिए प्रमुख कारणों को समझना आवश्यक है। ये कारण क्या है, निदर्श चयन, सेलेक्शन ऑफ सैंपल, मतलब सैंपल कैसे इकट्ठा करते हैं। वैसे यहाँ से कुछ क्वेश्चन है, पढ़ देते हैं फिर भी। किसी भी वितरण का असामान्य होना अर्थात सामान्य से विचलित होना इस बात पर निर्भर करता है कि शोध के लिए निर्देश का चयन कैसा होता है। कभी कभी निर्देश की संख्या अधिक होने पर आवृत्ति वितरण का सामान्य अधिक, लेकिन अनुसंधान को यह समझ लिया था कि निर्देश की संख्या अधिक होने से, तो यहाँ से सवाल नहीं पूछा जाता है। ठीक है, ये चयन से, सेलेक्शन ऑफ सैम्पलिंग। आगे चलते हैं।
उनके प्राप्तांक का वितरण समान होता है। जब निर्देश का चयन केवल उच्च लब्धि वाले विद्यार्थियों के समूह से या निम्न उपलब्धि वाले विद्यार्थियों के समूह से किया जाता है, तो ऐसे निर्देश चाहे संख्या में अधिक हो तो भी उनका वितरण समान होता है। इसी प्रकार छोटे समूह एवं समान बड़े समूह या उच्च आर्थिक वर्ग, निम्न आर्थिक वर्ग, उच्च एवं निम्न सामाजिक वर्ग आदि के प्राप्तांक वितरण में सामान्य से विचलित होता है। दूसरा है अनुपयुक्त या कमजोर परीक्षण, अनसूटेबल और पोरली मेड टेस्ट। तीसरा है परीक्षण निर्माण प्रशासन की त्रुटियां। मन हो तो पढ़ लीजिए, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ठीक, अब आते हैं सही उत्तर का थोड़ा वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेते हैं। तो सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला, जब प्राप्तांक ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो इसका होता है 2 वाला आंसर होगा। ठीक से देख लीजिए, ये जो है यक्स माइनस यम अपान सिग्मा। और दूसरा, सामान्य संभावना वक्र में दोनों ओर आवृत्ति वितरण कितना कितना होता है। यानी एनपीसी जब हम बनाएंगे तो दोनों ओर यानी 20 से ये दोनों ओर कितना कितना, मैंने 50-50 कर देना है, 20 से आधा आधा। ठीक, उसके सामान्य संभावना वक्र में वक्रता गुणांक कोफिशिएंट ऑफ कोटोसिस कितना होता है। कोटेसिस एक होता है के यू, एक होता है यस के। के दोनों में है, वो बड़ा के छोटा के। छोटा के यानी सबसे छोटा 0 होता है, बड़ा के बड़ा हो यानी 263, बड़ा के यानी 0.263। 0.263 0 से बड़ा है ना, तो बड़ा के उसमें हो जाएगा। यस के छोटा के है तो यानी यस के 0। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 0.263। समान संभावना वक्र में विषमता गुणांक और विषमता गुणांक कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कितना होता है, यह भी मैंने बता दिया। स्क्यूनेस यानी 0 होता है, 0 होता है, नहीं क्या क्या आता है, यही पूछता ही है। यदि इसको ऐसे बीच से बनाएंगे तो ये वाला होता है एनपीसी। जब सामान्य रहेगा तो इसके लिए 0 होता है। तो आगे देखते हैं, टी प्राप्तांक की बात करते हैं। व्हाट इज द टी प्राप्तांक, टी स्कोर, टी प्राप्त, ये हमने पहले भी बता दिया है, वीडियो में बताया था, यहाँ भी देख लीजिए। तो यदि आपने लिखा है तो मत लिखिए। टी प्राप्तांक का अर्थ है, टी प्राप्तांक मूल प्राप्तांकों का वह रूपांतरण है जिसमें परिवर्तित प्राप्तांकों का मध्यमान नियम 50, मानक विचलन 10 और वितरण डिस्ट्रीब्यूशन सामान्य होता है। यह सदैव धनात्मक होते हैं। इसका मान प्रायः 20 से 80 के बीच होता है। तो इसका सूत्र ही पूछता है। बाकी कथन के रूप में ये पूरा दे देगा, मानक 20 और ये वितरण 10 सिग्मा 10। ये पहले सूत्र याद रखिए, बाकी बाद में। तो टी बराबर टी प्राप्तांक, यक्स मूल प्राप्तांक, यम मध्यमान, सिग्मा मानक विचलन। यदि मूल प्राप्तांक का जेड प्राप्तांक ज्ञात हो तो निम्नलिखित सूत्र से प्रयोग कर सकते हैं। एक टी प्राप्तांक का एक और सूत्र है, टी बराबर 50 प्लस 10 जेड। टी बराबर 50 प्लस 10 जेड। यह भी एक सूत्र है। यह थोड़ा दूर, प्रिंटिंग कारण दूर हो गया है, इसे पास में होना चाहिए था। तो यहाँ पे देखिए उदाहरण भी दिया है। गणित का प्राप्तांक 40 है, जेड बराबर 2.5 है और भाषा प्राप्तांक 70, जेड प्राप्तांक। तो ये सब सवाल ऐसे नहीं आते।
आगे बात करते हैं तो सी प्राप्तांक, सी स्कोर, ये मैंने पहले बता दिया है। तो सी प्राप्तांक का अर्थ है, सी प्राप्तांक मूल प्राप्तांकों का वह रूपांतरण है जिसमें परिवर्तित प्राप्तांकों का मध्यमा नियम 5 होता है, मानक विचलन सिग्मा 2 होता है। इस हेतु समस्त मूल प्राप्तांक का प्रसार 11 बराबर भागों में होता है। तो 11 बराबर या 11 याद करना है, तो 11 वाला पूछा जाता है। तो इकाई समूह में विभाजित किया जाता है और इन्हें 0 से 10 तक के 11 बिंदु पैमाने पर दर्शाया जाता है। 0 से 10 तक 11 बिंदु पैमाने पर दर्शाया जाता है। यह समूह क्रमित होते हैं, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1 से लेकर 10 तक तो 10 हो ही है, 0 वाला बचा 11वां हो गया। तो यह समूह क्रमिक होते हैं, अर्थात पहले समूह से दूसरे समूह प्राप्तांक अधिक होते हैं, दूसरे और तीसरे समूह प्राप्तांक अधिक होते हैं। इसी क्रम में 10वें समूह से 11वें समूह के प्राप्तांक अधिक होते हैं। तो केवल इतना याद रखना है, ठीक। सी प्राप्तांक की गणना, और सी प्राप्तांक का सूत्र क्या होता है? सूत्र ये होता है सी बराबर 5 + 2z। यह सूत्र याद करना है, सूत्र ही डायरेक्ट पूछ दिया जाता है। दरअसल एग्ज़ाम में जो होता है, सिलेबस इतना बड़ा है तो लोग पूछें कहाँ से क्वेश्चन पूछें, तो डायरेक्ट ऊपर ऊपर ही से ही सवाल पूछते हैं और डीप सवाल कम ही पूछते हैं। वो डायरेक्ट ऊपर से ही ले लेते हैं। अभी आप जैसे सांख्यिकी में भी देख लीजिए, सांख्यिकी से ना जाने कितने सवाल बन जाते हैं। तो अगर वो सांख्यिकी से पूछ ले तो पेपर सांख्यिकी में ही ख़त्म हो जाए। तो आप लोगों को सरल सरल सूत्र, ऊपरी जो चीज़ें हैं वह ज़रूर याद होनी चाहिए। तो आगे बात करते हैं गणना। सी प्राप्तांक में 2 विधियां हैं, एक जेड प्राप्तांक और दूसरी शतांश क्रमांक PR, यानी परसेंटाइल कहते हैं। बिना मूल प्राप्तांक को जब प्राप्तांक द्वारा सी प्राप्तांक बदलने के लिए नीचे सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो आपको सूत्र याद रखना है, बाकी कुछ नहीं याद करना है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। एंट्रेंस के लिए पहले से ही तैयार हो जाएं, अभी से धीरे धीरे करते रहें। यदि मेरे पास समय बचता है तो मैं ऐसे ही ज़रूर वीडियो अपलोड करता रहूँगा। अगर समय नहीं बचेगा तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। जितना मेरे तरफ से सहयोग हो पाएगा आप लोगों को दिया जाएगा, ताकि मेरे तरह आप लोग भी गवर्नमेंट कॉलेज में एक सीट पक्की कर सकें। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना न भूलिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद आपको 3 प्रकार की घंटी दिखाई देगी। यूट्यूब जैसे करेंगे तो उसमें से आपको ऊपर वाली घंटी को दबा देना है। ऐसे करके एक घंटी रहेगा, एक दूसरा घंटी और तीसरा घंटी। तो आपको ऊपर वाला घंटी दबाएं तो इसका मतलब रहता है कि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपको तुरंत पता चल जाएगा, आपके नोटिफिकेशन में वो वीडियो लिस्ट हो जाएगा। आप यदि नोटिफिकेशन को खोलते हैं तो मात्र इस घंटी के दबाने से आपको वह वीडियो वहाँ पे दिखाई देता रहता है। अगर बाकी घंटी को दिखाई देंगे तो यह सर्चिंग के आधार पे होगा, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको यहाँ पे दिखाई दे। तो आज की सेवा यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।